को नमस्कार। आपका सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं पिंकी राठी आपके सामने आज नई प्लेलिस्ट सीरीज़ स्टार्ट करने जा रही हूँ। हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल का, जो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है हमारे पेपर में। हम DSSB, PGT, TGT या नेट JRF, स्पेशली नेट JRF के स्टूडेंट जो रहेंगे उनके लिए ये रामबाण क्लास रहेंगी और इसकी हम सीरीज़ चलाएंगे पर डे के हिसाब से। और हिंदी साहित्य का इतिहास जो रामचंद्र शुक्ल का है, इसको हम बुक के अकॉर्डिंग कंप्लीट करेंगे, प्रकरण वाइज इसको पूरा करेंगे, क्योंकि पेपर में इसी में से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप आगे MA करके नेट निकाल के अपना जब आगे PhD लेवल पे आप एग्ज़ाम देते हैं, कोई भी पेपर देते हैं, तो उसमें मोस्टली क्वेश्चन हमारे हिंदी साहित्य का जो इतिहास शुक्ल द्वारा रचित है उसमें से काफ़ी प्रश्न आते हैं। तो इसी को देखते हुए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये बुक ही बहुत इम्पोर्टेंट है और इसलिए मैंने इसी बुक को साथ साथ रखते हुए इस सीरीज़ को चलाया है। उम्मीद करती हूँ कि ये आपके बहुत काम आएगी। तो हम अपना शुक्ल का साहित्य आज से शुरू करते हैं। तो हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। इसकी शुरुआत हम बिल्कुल स्टार्टिंग से करेंगे। जिन भी बच्चों के पास बुक है वो अपनी बुक से भी देख सकते हैं। और इसको पढ़ते टाइम काफ़ी बच्चों को परेशानी होती है कि ये समझ नहीं आती, क्योंकि इसमें शुक्ल जी ने खुद के लिए मैं का प्रयोग किया है कि वो खुद से ही मैंने ये काम किया, मैंने इस पुस्तक के माध्यम से अपने साहित्य की रचना की। तो उन्होंने मैं शैली के द्वारा इसमें काम किया है और काफ़ी बच्चों को इस पुस्तक की जो भाषा है वो कहते हैं समझ नहीं आ पाती। तो ऐसी कोई बात नहीं है, भाषा आराम से समझ आती है अगर आप इसको पढ़ेंगे अच्छी तरह से। तो इसमें काफ़ी क्वेश्चन है जो आपकी बहुत हेल्प करेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, टीचिंग रिलेटेड एग्ज़ाम और मोस्टली JRF के जो स्टूडेंट हैं जो JRF निकालना चाहते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये बुक। तो इसी बुक की हम आज शुरुआत करते हैं। इसकी शुरुआत में शुक्ल जी ने कहा है कि हिंदी के कवियों का एक वृत्त संग्रह शिव सिंह सेंगर ने 1833 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। मतलब शुक्ल जी हैं वो खुद कहते हैं कि हिंदी के कवियों का एक जो वृत्त संग्रह आया था सबसे पहले शिव सिंह सेंगर के द्वारा 1833 ईस्वी में जो उन्होंने प्रस्तुत किया था। फिर उनसे पहले सबसे पहले जो हम बात करें साहित्य की रचना की, तो उससे पहले 1889 ईस्वी में डॉक्टर ग्रियर्सन हुए थे। उन्होंने मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान के नाम से एक वैसा ही बड़ा कवि वृत्त संग्रह निकाला था। तो क्वेश्चन आता है कि ग्रियर्सन द्वारा रचित कौन सा संग्रह है, तो आप बताओगे मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। कब ये इसकी रचना हुई? इसकी रचना हुई 1889 में। फिर आगे आता है काशी की नागरी प्रचारणी सभा का ध्यान आरंभ से ही इस बात की ओर गया कि सहस्त्रों हस्तलिखित हिंदी पुस्तकें देश के अनेक भागों में राज पुस्तकालयों तथा लोगों के घरों में अज्ञात पड़ी हैं, मतलब जिनको वो जानते तक नहीं। अतः सरकार की आर्थिक सहायता से उसने सन 1900 से पुस्तकों की खोज का काम हाथ में लिया और 1911 तक की खोज में अपनी 8 रिपोर्टों में सैकड़ों अज्ञात कवियों तथा अज्ञात कवियों के अज्ञात ग्रंथों का पता लगाया। फिर है सन 1913 में इन सारी सामग्री का उपयोग करके, मतलब पहले जो था साहित्य की रचना पर किसी ने जोर नहीं दिया, उसके बाद फिर पुस्तकों की खोज शुरू की गई। कितने में? 1900 में पुस्तकों की खोज शुरू कर दी। भाई कहाँ से हमें मटेरियल मिले कि हम हिंदी
का जो पीछे का साहित्य है उसका पता लगा सकें। तो फिर वहाँ से सारी ग्रंथ हैं, जितने भी ग्रंथ निकाले हिंदी के, सबको निकालने के बाद सैकड़ों अज्ञात जितने भी कवि हुए हैं उनकी उनकी रचनाएं देखी, उनके ग्रंथ कुछ मिले खोज से। तो उनके बाद क्या हुआ, 1913 में ये जो सारी सामग्री मिलने के बाद जो मिश्र बंधु हुए हैं, हमारे तीनों मिश्र बंधुओं पंडित श्याम सुंदर बिहारी आदि जो तीन हमारे हुए थे, उन्होंने अपना बड़ा भारी एक कवित्व वृत्त संग्रह बनाया जिसका नाम था मिश्र बंधु विनोद। इन्होंने एक ही की रचना की थी, मिश्र बंधु विनोद की, मिश्र बंधुओं ने, तो जिसमें वर्तमान काल के कवियों और लेखकों का भी समावेश किया गया है। 3 भागों में प्रकाशित किया। तो क्वेश्चन आ जाता है कि मिश्र बंधु विनोद जो रचना है उसको कितने भागों में प्रकाशित किया गया? 3 भागों में प्रकाशित किया। फिर इसमें हमारा जो नेक्स्ट है वो देखने को मिलता है। अब शुक्ल जी कहते हैं कि इधर जब से विश्वविद्यालयों में हिंदी की उच्च शिक्षा का विधान हुआ तब से उसके साहित्य के विचार श्रृंखलाबद्ध इतिहास की आवश्यकताओं का अनुमान छात्र और अध्यापक दोनों कर रहे थे। शिक्षित जनता भी जिन जिन प्रवृत्तियों के अनुसार हमारे साहित्य स्वरूप में जो जो परिवर्तन होते आए हैं, जिन जिन प्रभावों की प्रेरणा से काव्य धारा की भिन्न भिन्न शाखाएं फूटती रही हैं, उन सब के सम्यक निरूपण तथा उनकी दृष्टि में किए हुए सुसंगत काल विभाग के बिना साहित्य के इतिहास का सच्चा अध्ययन कठिन दिखाई पड़ता था। ये शुक्ल जी कहते हैं कि एक कविता जो मिश्र बंधुओं ने जो रचना की थी वो एक एक अनुभव नहीं था कि हम एक हिंदी साहित्य के इतिहास का निर्माण कर सके। तो उन्होंने ये बात कही है कि हम जो पिछले हैं, इन्होंने कहा है कि 700-800 वर्षों की संचित ग्रंथ राशि सामने लगी हुई थी, पर ऐसी निर्दिष्ट श्रेणियों की उद्भावना नहीं हुई थी जिसके अनुसार सुगमता से इस प्रभुत सामग्री का वर्गीकरण होता। भिन्न भिन्न शाखाओं के हजारों कवियों की केवल कालक्रम गुत्थी, मतलब उसमें जो इससे पहले शुक्ल से पहले जो साहित्य लिखे गए हैं उनमें कालक्रम अनुसार है वो कवियों को उठाया गया है कि इस काल के कवियों को एक साथ रख दिया, इस काल में जो कवि आए उनको एक साथ रख दिया। तो हजारों कवियों की केवल कालक्रम से गुत्थी उपयुक्त वर्तमालाएं साहित्य के इतिहास के अध्ययन में कहाँ तक सहायता पहुंचा सकती हैं? तो उनका ये एक प्रश्न था। उसके बाद आता है सारे रचना काल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर आदि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, यह बिना देखना कि खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। ये शुक्ल जी ने इस बारे में कहा था कि भाई हम सिर्फ रचनाओं को ये नहीं देखते कि आदिकाल की रचना है, ये मध्यकाल की रचना होगी, ये पूर्व काल की, ये उत्तर काल की रचना, सिर्फ इन खंडों में बांटकर हम आंख बंद कर इन खंडों के आधार पर ही इतिहास की रचना नहीं कर सकते। उसके बाद है 5 या 6 वर्ष हुए छात्रों के उपयोग के बिना मैंने कुछ संक्षिप्त नोट तैयार किए। अब शुक्ल जी स्वयं कहते हैं कि 5 या 6 वर्ष हुए छात्रों के उपयोग के लिए उन्होंने, मतलब शुक्ल ने कहा कि मैंने कुछ संक्षिप्त नोट तैयार किए थे जिनमें परिस्थिति के अनुसार शिक्षित जनसमूह की बदलती हुई प्रवृत्तियों को लक्ष्य करके हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाग और रचना की भिन्न भिन्न शाखाओं के निरूपण का एक कच्चा ढांचा खड़ा किया गया था। हिंदी शब्द सागर समाप्त हो जाने पर उनकी भूमिका के रूप में भाषा और साहित्य का विकास देना भी स्थिर गया। अतः एक नियत समय के भीतर ही यह इतिहास लिखकर पूरा करना पड़ा। शुक्ल जी अपने स्वयं के साहित्य के बारे में बात करते, क्योंकि ये जो हिंदी साहित्य का इतिहास शुक्ल द्वारा इसका जो पहला नामकरण किया गया था वो था हिंदी शब्द सागर। उसके बाद है साहित्य का इतिहास लिखने के लिए जितनी अधिक सामग्री मैंने जरूरी समझता था उतनी तो उस अवधि के भीतर इकट्ठी
न हो सकी, पर जहाँ तक हो सका आवश्यक उपादान रखकर कार्य पूरा किया गया। मतलब जहाँ जहाँ से शुक्ल जी को जो जो ग्रंथ से जहाँ जहाँ से सहायता मिली उन चीज़ों को उन्होंने इकट्ठा किया और आवश्यक उपादान रखकर अपने कार्यों को, मतलब हिंदी साहित्य की रचना को पूरा करते चले गए। इसके बाद है, इस पुस्तक में जिस पद्धति का अनुकरण किया गया है उसका थोड़े में उल्लेख कर देना आवश्यक जान पड़ता है। पहले काल विभाग को लीजिए। पहले काल विभाग जैसे कि रामचंद्र शुक्ल ने वीर काल, वीर गाथा काल कहा, फिर आदि काल, फिर भक्ति काल, फिर रीति काल, इस प्रकार काल विभाजन किया है। तो यही कहते हैं कि पहले काल विभाग को लीजिए। जिस काल विभाग के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी है वह एक अलग काल माना गया। जैसे कि अब इन्होंने मध्यकाल है, मध्यकाल के 2 भाग कर दिए थे। पहले जो इसमें भक्ति काल आया ना, भक्ति काल, इसमें क्योंकि जो कृष्ण भक्ति, राम भक्ति, इनकी रचनाएं ज़्यादा हुई थी, तो इन्होंने यही बात कहा है कि जिस काल में जिस ढंग की रचनाएं हुई उसी काल को अलग माना गया और उसका नामकरण उनकी रचनाओं के आधार पर ही कर दिया गया। जैसे उस टाइम में कृष्ण भक्त हो गए, राम भक्त हो गए, तो उस काल को इन्होंने क्या कर दिया, भक्ति काल का ही नाम दे दिया। नेक्स्ट है, इसी प्रकार काल का एक निर्दिष्ट सामान्य लक्षण बनाया जा सकता है। किसी एक ढंग की रचना की प्रचुरता से अभिप्राय यह है कि दूसरे ढंग की रचनाओं में से चाहे किसी ढंग की रचना को ले, वह परिणामों में प्रथम के बराबर न होगी। यह नहीं कि और सब ढंगों की रचनाएं मिलकर भी उसके बराबर न होंगी। जैसे इन्होंने कहा, जैसे कि ऐसी काल में 5 ढंग की रचनाएं 10, 5, 6, 7 और 2 के क्रम में मिलती हैं। ठीक है। अब मान लो जैसे कि भक्ति काल में है, भक्ति काल में कुछ ऐसी रचनाएं भी हुई होंगी जो अभी भी पुराने आदिकाल के हैं, कुछ बचे हुए जो कवि थे वो अभी भी उस दौरान जो काल चल रहा था, मतलब जो उस टाइम जो पीरियड चल रहा था उसमें कुछ ऐसे कवि थे जो पहले आदिकाल की तरह ही अपने आश्रयदाता जो राजा महाराजा रहे हैं उन्हीं का गुणगान करते रहे। तो उस दौरान उस जो समय चल रहा था उसमें ये देखा गया कि भक्ति काल की ज़्यादा रचनाएं हैं, 10, 5, 6, उस हिसाब से उनको बांट दिया गया कि किस चीज़ की रचनाएं उसमें ज़्यादा है। अगर उस दौरान जैसे कि मध्यकाल में जब रचनाएं ये हुई, पूर्व मध्यकाल में कि भाई भक्ति काल की रचनाएं ज़्यादा हो रही हैं और आश्रयदाताओं का जो इन्होंने है वो उनका गुणगान करते थे वो धीरे धीरे कम होने लग गया, तो वो रचनाएं कम होती चली गई। तो भक्ति काल में जैसे कि राम भक्त कवि थे उनकी रचनाएं ज़्यादा आ गई, कृष्ण काव्य की ज़्यादा रचनाएं आ गई, तो उस हिसाब से रचनाएं जो ज़्यादा मिली क्रम वाइज, जिसका ज़्यादा क्रम था उस हिसाब से काल का विभाजन कर दिया गया। आगे है, तो जिस ढंग की रचना की 10 पुस्तकें हैं उसकी प्रचुरता कहीं जाएगी, मतलब जिसकी ज़्यादा रचनाएं आ गई, जैसे कि भक्ति काल में कृष्ण और राम भक्त कवियों की जो रचनाएं वो बहुत ज़्यादा आ गई। 10 हमने उनका 10 पुस्तकों का इसमें रचना देख के तो ये रख दिया गया कि इस काल को हम भक्ति काल कहेंगे, इस काल को हम आदिकाल कहेंगे। यद्यपि शेष और ढंग की सब पुस्तकें मिलकर 20 हैं, मतलब एक हमारी जो भक्ति से संबंधित कविताएं हैं वो 10 मिल गई, और आदिकाल और जो हमारे रीतिकाल वाले रहे हैं इन सब की रचनाएं मिलकर कुल मिलाकर उनसे कम होती हैं, और सारी मिलाकर जो 20 होगी तो उनको साइड करके और जो ज़्यादा हैं उसके हिसाब से काल का नामकरण कर दिया गया। यह तो हुई पहली बात। दूसरी बात है ग्रंथों की प्रसिद्धि। किसी काल के भीतर जिस एक ही ढंग के बहुत अधिक ग्रंथ प्रसिद्ध चले आते हैं उस ढंग की रचना उस काल के लक्षण के अंतर्गत मानी जाएंगी, चाहे और दूसरे ढंग की अप्रसिद्ध और साधारण कोटि की बहुत सी पुस्तकें भी इधर उधर कोनों में पड़ी मिल जाया करें। प्रसिद्धि भी किसी काल की लोक प्रवृत्ति की प्रतिध्वनि है। ऐसी ऐसी जो लाइनें होती हैं ये
नेट के पेपर में कथन के माध्यम से देखने को मिलती हैं कि प्रसिद्धि भी किसी काल की लोक प्रवृत्ति की प्रतिध्वनि है। ये कथन किसने कहा है? ये कथन कहा है रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो इस बुक से काफ़ी ऐसे लाइनें भी होंगी जिसको कथन के माध्यम से पेपर में एग्जामिनर पूछता है। तो इसको हम पुस्तक के माध्यम से इन लाइनों को भी हम कवर कर लेंगे। और जैसे जैसे इस पुस्तक को पढ़ोगे आपको साहित्य पर इतनी अच्छी पकड़ होगी, आप सोच भी नहीं सकते। सारांश यह है कि इन दोनों बातों की ओर ध्यान रखकर काल विभागों का नामांकन किया गया। अब स्वयं शुक्ल जी कहते हैं, आदिकाल का नाम मैंने वीर गाथा काल रखा। पेपर में आता है ना कि आदिकाल को शुक्ल ने क्या नाम दिया? आदिकाल को शुक्ल ने क्या नाम दिया है? वीर गाथा काल। उक्त काल के भीतर दो प्रकार की रचनाएं मिलती हैं। प्रश्न ऐसे भी आता है कि जो शुक्ल का वीर गाथा काल है उसमें कौन कौन सी रचनाएं मिलती हैं? उसमें मिलती है अपभ्रंश और देश भाषा, जो आम बोलचाल की भाषा थी उनकी रचनाएं देखने को मिलती हैं। अपभ्रंश की पुस्तकों में कई तो जैनों के धर्म तत्व निरूपण संबंधी जो साहित्य की कोटि में नहीं आती और जिनका उल्लेख केवल यह दिखाने के लिए ही किया गया है कि अपभ्रंश भाषा का व्यवहार कब से हो रहा था। साहित्य की कोटि में आने वाली रचनाओं में कुछ तो भिन्न भिन्न विषयों पर फुटकर दोए हैं, जिनके अनुसार उस काल की कोई विशेष प्रवृत्तियां निर्धारित नहीं की जा सकती। साहित्यिक पुस्तकें केवल 4 हैं। ये मैं कहूँगी वेरी 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 इम्पोर्टेंट, क्योंकि पेपर में मैंने खुद नेट जेआरएफ की जब तैयारी की थी, पेपर दिए थे, उसमें सिंपल पूछता है कि शुक्ल द्वारा कितनी साहित्यिक पुस्तकें हैं, मतलब साहित्यिक पुस्तकों में शुक्ल ने कितनी पुस्तकों को लिया है? कितनियों को लिया? केवल 4। कौन कौन सी? विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। ये 4 रचनाएं हैं जो इन्होंने साहित्यिक पुस्तकों की इनको संज्ञा दी है। और उसके बाद जो देश भाषा है उसमें इन्होंने 8 पुस्तकों को माना है जो देश भाषा काल की हैं। पेपर में ये भी आएगा कि भाई साहित्यिक रचनाएं जो हैं उसमें कितनी पुस्तकें हैं? 4 हैं। और जो देश भाषा काव्य की हैं उसमें कितनी पुस्तकें हैं? उसमें है 8। कौन कौन सी? खुमान रासो, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की कहानियाँ, पहेलियाँ भी इन्होंने देश भाषा में ली हैं। और विद्यापति की पदावली को इन्होंने देश भाषा की जो इन्होंने 8 पुस्तकें मानी हैं उनमें इनको स्थान दिया है। इन्हीं 12 पुस्तकों की दृष्टि से आदिकाल का लक्षण निरूपण और नामकरण हो सकता है। इनमें से अंतिम दो तथा बीसलदेव रासो को छोड़कर शेष सब ग्रंथ वीर गाथात्मक हैं। क्वेश्चन आ जाता है कि 4 रचनाएं हमें दे देते हैं कि 4 रचनाओं में क्वेश्चन पूछेगा इनमें से कौन सी रचना वीर गाथात्मक रचना नहीं है, तो इसमें कौन सा आएगा? बीसलदेव रासो। हमारा जो भी साहित्य का संबंधित जो ऐसे ऐसे प्रश्न होते हैं वो हम शुक्ल के अकॉर्डिंग उस आंसर को एग्जामिनर भी सही मानता है और शुक्ल के साहित्य के ही अंतर्गत उनको सही माना जाता है। तो वीर गाथात्मक काव्य की नहीं है तो कौन सा नहीं है? बीसलदेव रासो। और नहीं के क्वेश्चन आजकल पेपर में बहुत देखने को मिलते हैं कि कौन सी रचना नहीं है, 4 ऑप्शन दे के कौन सी रचना नहीं है ये पूछा जाता है। आगे है, अतः आदिकाल का नाम वीर गाथा काल ही रखा जा सकता है। शुक्ल जी ये बात कहते हैं कि ये सब देख के कि भाई इसमें वीर गाथा रचनाएं ज़्यादा हुई हैं, वीर गाथाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है, तो इसलिए आदिकाल का जो नाम है वो वीर गाथा काल ही रखा जा सकता है। जिस सामाजिक या राजनीतिक परिस्थिति की प्रेरणा से वीर गाथाओं की प्रवृत्ति रही है उसका सम्यक निरूपण पुस्तक में कर दिया गया है।
फिर मिश्र बंधुओं ने इस आदिकाल के भीतर इन्हीं पुस्तकों की और नामावली दी है। ये आप देख सकते हैं, पर ये पेपर के अकॉर्डिंग मैं कहूँगी ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। एक बार आप देख लेना इनको, इन्होंने कौन कौन सी पुस्तकों को कहा है मिश्र बंधुओं ने। आगे इन्होंने कहा कि एक ही काल और एक ही कोटि की रचना के भीतर जहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की परंपराएं चली हुई पाई गई हैं, वहाँ अलग अलग शाखाएं करके सामग्री का विभाग किया गया है। जैसे भक्ति काल के भीतर पहले दो काव्य धाराएं कौन कौन सी आई, निर्गुण और सगुण काव्य धाराएं। जब भक्ति काल हुआ, एक थे वो जो भगवान के सगुण मतलब साक्षात जो उनके रूप में विश्वास रखते थे, सगुण धारा वाले आए। कुछ निर्गुण जो सिर्फ भगवान की कोई प्रतिमा की पूजा नहीं करते थे, वो निर्गुण निराकार कहते थे कि भगवान का कोई आकार नहीं है। कि दो काव्य धाराएं आई, एक निर्गुण धारा और एक सगुण धारा। फिर प्रत्येक धारा की दो शाखाएं स्पष्ट रूप से लक्षित हुई। निर्गुण धारा में जो आई वो आई ज्ञानाश्री शाखा और प्रेमाश्री। ज्ञानाश्री और प्रेमाश्री जिसमें सूफी शाखा कहा गया, और सगुण में आई राम भक्ति और कृष्ण भक्ति शाखा। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि यही इसमें हम इसको एक बार डिटेल से कर लेते हैं। भक्ति काल की बात करते हैं। भक्ति काल की दो शाखाएं आई, कौन कौन सी आई, निर्गुण शाखा और सगुण शाखा। फिर निर्गुण शाखा में कौन सी दो शाखाएं आई, एक आई हमारी ज्ञानाश्री, एक आई प्रेमाश्री जिसमें सूफी रचनाएं हुई। चंदायन, मुल्ला दाऊदकर चंदायन, ये सारी रचनाएं ये थी सूफी काव्य की रचनाएं, और जिसमें ज्ञानाश्री शाखाएं आई। और फिर आते हैं हमारा सगुण में हमारे कौन से आई, इसमें हमारी आई राम भक्ति और कृष्ण भक्त जो हमारे हुए हैं सूरदास जी, जो 8 अष्ट छाप के जो कवि हुए हैं वो कृष्ण भक्ति राम के तुलसीदास जी हुए हैं। ये सारे हमारे राम का में ये थे सगुण के। जो सगुण जो कहते थे कि ईश्वर का एक रूप है, एक आकार है, ईश्वर विद्यमान है। तो उसमें राम, जिन्होंने राम ईश्वर को राम के रूप में मान लिया वो राम भक्त हो गए। जिन्होंने सगुण में जिसने कृष्ण के रूप में उनका अवतार मान लिया तो वो कृष्ण। निर्गुण में निराकार रूप की भक्ति करते थे सूफी, जो प्रेम को ही ईश्वर का रूप मानते थे, आत्मा मानते थे। प्रेमिका को हृदय 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 के अंदर प्रेमिका है तो वो भगवान का रूप है। किसी ने फिर इसमें ज्ञानाश्री में हमारे कबीरदास जी हुए हैं। ये हमारे निर्गुण की ज्ञानाश्री शाखा के हैं। इसके बाद है इन धाराओं और शाखाओं की प्रतिष्ठा में यूं ही मनमाने ढंग पर नहीं की गई। उनकी एक दूसरे से अलग करने वाली विशेषताएं अच्छी तरह दिखाई दी गई और देखते ही अध्ययन में आ ही जाएंगी। मतलब इनकी कुछ विशेषताएं थी। राम भक्त काव्यों की अपनी विशेषताएं थी, कृष्ण भक्ति की अपनी थी, सूफियों की अपनी थी, ज्ञानाश्री जो शाखा थी उनकी अपनी एक विशेषताएं थी, जिनके माध्यम से इनको अलग अलग किया जा सकता है। फिर भक्ति काल के बाद रीतिकाल की बात हुई। रीतिकाल के भीतर रीतिबद्ध की जो परंपरा चली है उसका उपविभाग करने का कोई संगत आधार मुझे नहीं मिलता। शुक्ल जी कहते हैं कि जो रीतिकाल के भीतर रीतिबद्ध की जो परंपरा चली है उसका उपविभाग करने का कोई संगत आधार नहीं मिलता। रचना के स्वरूप आदि में कोई स्पष्ट भेद निरूपित किए बिना विभाग कैसे किया जा सकता है। किसी काल विस्तार को लेकर यूं ही पूर्व और उत्तर नाम देना, दो हिस्से पर डालना ऐतिहासिक विभाग नहीं कहला सकता। इन्होंने रीतिकाल के बारे में अब बताया है। इसके बाद ये सिर्फ पढ़ने योग्य है, इसमें ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते। इसको आप एक बार पढ़ सकते हैं।
इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ से होगा हमारी शुरुआत। कहने की आवश्यकता नहीं है कि हिंदी साहित्य का यह इतिहास हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से 1929 के जनवरी महीने में निकल चुका है। हिंदी साहित्य का इतिहास है, कौन किस में आया था? हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से कितने, सबसे पहले कब हुआ? 1929 के जनवरी महीने में निकल चुका था। तो ये क्वेश्चन आता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का जो सीमा है कौन सी है, मतलब इसका सन पूछा जाता है तो क्या आएगा? 1929 ईस्वी। इसके बाद है इम्पोर्टेंट, इसमें है इस प्रकार पुस्तकार संस्करण में बहुत सी बातें बढ़ाई गई, विशेषतः आदि और अंत में आदिकाल के भीतर अपभ्रंश की रचनाएं भी ले ली गई, क्योंकि वे सदा से भाषा काव्य के अंतर्गत ही मानी जाती हैं। कवि परंपरा के बीच प्रचलित जनश्रुति कई ऐसे भाषा काव्यों के नाम गिनाती चली आई है जो अपभ्रंश में है, जैसे कुमारपाल चरित्र और षडालंकृत हमीर रासो। हमीर रासो का पता नहीं है, पर प्राकृत पिंगल सूत्र उल्टे पलटते मुझे हमीर के युद्धों के वर्णन वाले कई बहुत ही ओजस्वी पद छंदों के उदाहरण में मिले। मुझे पूर्ण निश्चय हो गया कि ये पद षडाधर के प्रसिद्ध हमीर रासो के ही है। हमीर रासो की रचना पूछ लेते हैं, किसने गई थी? षडाधर जी ने की थी। आगे हमारा है मिश्र बंधुओं के प्रकांड कवित वृत्त संग्रह, जो मिश्र बंधु विनोद का उल्लेख इन्होंने पहले ही कर दिया कि वहाँ शुरू में इनने इस चीज़ का उल्लेख किया था। फिर रीतिकाल के कवियों का परिचय लिखने में मैंने प्राय उक्त ग्रंथ से ही विवरण लिए हैं। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, ये पेपर में आती ही आती है कि रीतिकाल के कवियों का जो परिचय शुक्ल जी ने लिया है, रीति काल के जो कवियों का जो परिचय अपने ग्रंथ में लिखा है, उनका विवरण इन्होंने कौन सी पुस्तक से किया है? तो इन्होंने किया है मिश्र बंधु विनोद से लिया है। रीतिकाल के कवियों का परिचय जो अपने ग्रंथ में इन्होंने लिखा है, वहाँ किसकी मदद से लिखा है? मिश्र बंधु विनोद की मदद से। आगे है राय साहब बाबू श्याम सुंदर दास BA की हिंदी गोविंद रत्नमाला, श्रीयुक्त पंडित राम नरेश त्रिपाठी की कविता कौमुदी तथा श्री विरोगी हरि जी के ब्रज मधुरी सार से भी बहुत कुछ सामग्री मिली है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इन्होंने कहाँ कहाँ से अपने साहित्य को लिखा है, कहाँ कहाँ से इन्होंने अपना साहित्य लिखने के लिए कहाँ कहाँ से पुस्तकों ग्रंथों का इन्होंने सहारा लिया है। तो श्याम सुंदर दास की हिंदी कोविद रत्नाकर, राम नरेश त्रिपाठी की कविता कौमुदी तथा श्री वियोगी हरि जी की ब्रज माधुरी सार से इन्होंने सामग्री ली है। आगे है फिर ये इनका अपने बारे में परिचय हुआ कि कैसे इन्होंने साहित्य की रचना की, शुक्ल जी ने कहाँ कहाँ से इन्होंने सामग्री इकट्ठा की है। ये सारी चीज़ें हमने इनके जो इन्होंने अपना परिचय दिया है उसमें हम पढ़ चुके हैं। तो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बातें हैं हम वो देख लेते हैं। पहला इन्होंने शिवसेन सेंगर के बारे में बताया, इसकी रचना पूछ सकते हैं पेपर में, कब हुई थी? 1833 ईस्वी में हुई थी। 1889 में ग्रियर्सन ने लिखा था एक ग्रंथ मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। उसके बाद इन्होंने जो कवित्व संग्रह है वो मिश्र बंधुओं से इन्होंने लिया है। मिश्र बंधु 3 भागों में प्रकाशित है। उसके बाद
जो इम्पोर्टेंट हैं सिर्फ उन्हीं पे ही बात करते हैं। आदिकाल का इन्होंने नामांकन वीरगाथा काल किया है और इन्होंने उसके इस काल के अंदर 2 प्रकार की रचनाएं ली हैं, कौन कौन सी, अपभ्रंश की और देश भाषा की। उसके बाद जो अपभ्रंश है अपभ्रंश की ही मान लेते हैं। साहित्यिक पुस्तकें इन्होंने कितनी मानी है, 4 मानी है। कौन कौन सी मानी है, ये मानी है, देख सकते हैं आप, विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका। और उसके बाद देश भाषा काव्य में इन्होंने कितनी भाषाएं मानी हैं, देश भाषा काव्य में इन्होंने 8 पुस्तकें मानी हैं। कौन कौन सी मानी है ये आप देख सकते हैं, 8 पुस्तकें कुल मिला के इन्होंने 12 मानी है, 4 साहित्यिक की और 7 देश भाषा काव्य की मानी है। उसके बाद है बीसलदेव रासो को क्या कहेंगे हम, वीर गाथात्मक काव्य की संज्ञा नहीं देंगे। उसके बाद आता है कि हिंदी साहित्य का यह इतिहास हिंदी शब्द सागर की भूमिका में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से 1829 में प्रकाशित हुआ था। सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास इनका नाम नहीं था, पहले था हिंदी साहित्य का विकास, जो हिंदी शब्द सागर की भूमिका में 1829 में प्रकाशित हुआ था। इसके बाद रीतिकाल के जो कवियों का इन्होंने अपने साहित्य में जो परिचय लिया है वो कहाँ से, इन्होंने कौन से ग्रंथ से लिया है, मिश्र बंधुओं से उठाया है। और उसके बाद इन्होंने कौन कौन से ग्रंथ से इन्होंने सामग्री इकट्ठा की है, इन्होंने की है श्याम सुंदर दास की हिंदी गोविंद रत्नाकर, राम नरेश त्रिपाठी की कविता कौमुदी और वियोगी हरि जी की ब्रज माधुरी सार से सामग्री इन्होंने ली है। तो इसके बाद इसका आ जाता है काल विभाजन। तो इन्होंने क्या, आदिकाल को इन्होंने क्या नाम दिया है, आदिकाल को इन्होंने वीर गाथा काल कहा है। क्वेश्चन संवत में पूछ लेता है कि आदिकाल की समय सीमा, शुक्ल के अनुसार आदिकाल की समय सीमा कौन सी है, तो इनकी समय सीमा है 1050 से 1375 तक की। संवत में पूछता है कि शुक्ल की आदिकाल की जो वीर गाथा काल है कहा है इन्होंने, इसकी समय सीमा कितनी है, 1050 से 1375 संवत। इनमें इन्होंने वीर गाथा काल में इन्होंने क्या क्या चीज़ों को, कौन कौन सी चीज़ों को लिया है, इन्होंने सामान्य परिचय लिया है, अपभ्रंश का जो काव्य है वो वीर गाथा में लिया है, देश भाषा काव्य लिया है और इन्होंने कुछ फुटकर रचनाएं हैं वो इसमें ली हैं। फिर इन्होंने जो पूर्व मध्यकाल है, जिस प्रकार मैंने बताया पूर्व मध्यकाल को इन्होंने क्या नाम दिया था, इन्होंने भक्ति काल नाम दिया था। भक्ति काल की समय सीमा पूछ लेगा, 1375 से 1700 संवत में होगा। इसमें क्या क्या लिया है इन्होंने, भक्ति काल में इन्होंने कौन कौन से लिए हैं। भक्ति काल का पहले सामान्य परिचय आ जाएगा बुक में, फिर आएगा ज्ञानाश्री शाखा के जो कवि हुए हैं उनको लिया है, फिर सूफी प्रेम मार्गी शाखा के जो कवि हैं उनको लिया है, फिर भक्ति शाखा के कवि, फिर कृष्ण भक्ति शाखा के कवि लिए हैं, फिर जो हमारी भक्ति काल की फुटकर रचनाएं, जो वैसे ही हमें किसी किसी के छोटे मोटे ग्रंथ मिले हैं फुटकर रचनाएं, उनको बोला जाता है। जिसका कंप्लीट हमें कोई साहित्य न मिला हो, कोई छोटी छोटी उनकी कोई पुस्तकें मिली हो, कोई छोटा ग्रंथ मिला हो, तो भक्ति काल में उनको भी इन्होंने फुटकर रचनाएं भक्ति काल के अंतर्गत लिया है। कोई राम काव्य से संबंधित ग्रंथ मिल गया किसी का सूफी काव्य से संबंधित मिल गया, किसी का कृष्ण से, तो उन्होंने वो भक्ति काल की फुटकर रचनाओं में उनको लिया है। फिर इन्होंने जो उत्तर मध्यकाल है उसको क्या संज्ञा दी है, उसको रीतिकाल कहा है। इसकी समय सीमा 1700-1900 संवत मानी है इन्होंने। इसमें भी रीति ग्रंथकार कवि लिए हैं इन्होंने, और रीतिकाल के अंतर्गत जो अन्य कवि आते हैं उनको इन्होंने लिया है। फिर आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल में इन्होंने क्या क्या लिया है, आधुनिक काल की समय सीमा इन्होंने बताई है 1900 से 1980 संवत। इसमें गद्य का विकास का सामान्य परिचय है, गद्य साहित्य का आविर्भाव है, आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का परिवर्तन, प्रथम उत्थान। समय सीमा पूछ लेगा कि आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का जो प्रथम उत्थान है उसकी समय सीमा शुक्ल के अनुसार क्या मानी गई है,
1925 से 1950 संवत मानी गई है। फिर इसके बाद गद्य साहित्य परंपरा का परिवर्तन, प्रथम उत्थान इन्होंने यहाँ लिया है। उसके बाद द्वितीय उत्थान लिया है 1950 से 1975। फिर गद्य साहित्य का प्रसार की बात करी है और गद्य साहित्य की वर्तमान गति तृतीय उत्थान, प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान लिया 1975 से आगे। इसमें काव्य खंड बनाए हैं इन्होंने 1900 से 1925, 1925 से 50, 1950 से 1975, 1975 से आगे तक का। तो ये हमारे इनके द्वारा किए गए जो काल विभाजन पे हमने बात की, किस प्रकार इन्होंने साहित्य की रचना की है। सबसे पहले इन्होंने अपने साहित्य इतिहास में सबसे पहले आदिकाल को वीर गाथा काल माना है। फिर भक्ति काल, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल माना गया है। समय सीमा के अनुसार देख लें शुक्ल ने किसकी संवत में समय सीमा मानी है। फिर भक्ति काल के बाद इन्होंने रीति काल माना है। फिर रीति काल के बाद आधुनिक काल आ जाता है हमारा। और कई बार क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं कि शुक्ल के अनुसार प्रकरण वाइज पूछता है कि इस प्रकरण में शुक्ल ने किसके बारे में उल्लेख किया गया है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम पूरी बुक को हम पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज के लिए हम इसका सिर्फ अभी शुरुआत की है। इसके बारे में हमने पढ़ा कि शुक्ल ने अपने साहित्य की रचना करने के लिए किस किस चीज़ों की सहायता ली है और इन्होंने कितने पार्ट में इसको बांटा है। अगले वीडियो में इससे आगे की हम इस पर चर्चा करेंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस वीडियो के आगे जो सीरीज चलती रहेंगी उससे आपका पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास शुक्ल वाला कवर हो सके। तो वीडियो पर बने रहने के लिए सभी का तहे दिल से धन्यवाद।